नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। जिस तरीके से यूपी की राजनीति गरमाई हुई है, आप देखिएगा मायावती, अखिलेश यादव और जिस तरीके से आप भाजपा, एनडीए, इंडिया गठबंधन, ये तमाम तरीके के दल अपने सियासी समीकरण बनाने में जुट गए हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी सीटें हैं जिसमें मायावती ने अपने ऐसे दमदार प्रत्याशी उतारे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में वो अखिलेश यादव को और कहीं ना कहीं भाजपा को भी नुकसान पहुंचाते हुए नजर आ सकती हैं। पहले चरण का चुनाव हो चुका है और दूसरे चरण का चुनाव बाकी है। अब ऐसे में देखना होगा कि मायावती अब अमरोहा में, बागपत में जिस तरीके से अपना परचम लहरा रही हैं, क्या आने वाले और भी जगहों पर मायावती इस बार अपने मजबूत प्रत्याशियों के साथ कुछ बड़ा करते हुए दिखाई देती हैं या नहीं, ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। हमारे साथ दिनेश मौजूद हैं। जिस तरीके से मायावती ने 2019 में दिनेश यहाँ पर पर्चा गाड़ा था, आपको क्या लगता है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में अमरोहा में उन्होंने माजिद हुसैन को सीट पर उतारा है और कांग्रेस ने दानिश अली को उतारा है, तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों की जो लड़ाई है, इसमें किसकी जीत होती हुई आपको दिखाई दे रही है? देखिए माही, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की तरफ से दानिश अली को जो है चुनावी प्रत्याशी बनाया गया है, और ये दानिश अली वही हैं जो 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी थे। अमरोहा में देखा जाए तो 40% से अधिक मुस्लिम मतदाता हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी के गठबंधन ने फैसला किया है 2024 के लोकसभा चुनाव की और 2019 के लोकसभा चुनाव के बीच का यदि वक्त देखा जाए तो मायावती के लिए ये वक्त बेहद जो है नाजुक रहा है, क्योंकि 2022 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस दौरान 403 सीटों में से यहाँ पर मायावती महज एक सीट जीतने में कामयाब हुई थी। वो इतना बड़ा राजनीतिक दल, दलितों की एक मसीहा के तौर पर 50 साल की लेगेसी मायावती के साथ जुड़ी हुई है। 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, लगातार निर्णायक भूमिका में रहती हैं, देश भर में एक चर्चित चेहरा है। कुछ वक्त पहले हमने जिस तरीके से देखा कि इंडिया गठबंधन में शामिल होने की उनकी तमाम उम्मीदें थी, प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करने की उनकी तैयारियां थी, लेकिन अब जिस तरीके से वो प्रत्याशियों का ऐलान कर रही हैं, हमने सहारनपुर में देखा, हमने मेरठ में देखा, हमने मुजफ्फरनगर में देखा, तमाम जगह पर जहां भी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खासतौर पर बात की जाए तो यहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जो गठबंधन के प्रत्याशी तय किए हैं, जहां भी मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा, वहीं पर मायावती ने मुस्लिम प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में टिकट दिया है। और ये पहली बार नहीं है। 2022 के विधानसभा चुनाव में मायावती की एक अकेली बीएसपी ऐसी पार्टी थी जिसने 403 सीटों में से 88 मुस्लिम प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा था। यानी कि साफ तौर पर जो कहीं ना कहीं निशाना है वो अखिलेश यादव पर है, निशाना जो है वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर है, और तमाम ये विपक्षी दल यही आरोप लगा रहे हैं कि मायावती बैकडोर से बीजेपी की सपोर्ट कर रही है। अखिलेश यादव ने चुनावी जनसभाओं में कहा है कि वे दबाव में काम कर रही हैं और इसी के चलते हमारे साथ गठबंधन में शामिल नहीं है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बात कही कि वो दलित और मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश कर रही हैं, आपने देखा कुछ दिन पहले ही मायावती ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने बोला था कि वो पश्चिमी यूपी को एक अलग स्टेट बना देंगी। अब ऐसे में क्या इतना बड़ा स्टेटमेंट देना कहीं ना कहीं केवल दलित वोटर्स को साधने के लिए, या अखिलेश यादव या जो तमाम पार्टियां हैं, आप चंद्रशेखर आजाद देख लीजिए, ओवैसी, या जो तमाम तरीके की पार्टियां, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए ये सारी बयानबाजी करते हुए नजर आ रही है? वाकई में चाहती हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक बड़ा वो क्षेत्र है जिसकी वजह से उसको अगर 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा तो वो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, या मायावती भविष्य को लेकर चिंतित है? हाँ देखिए, जब मायावती की सरकार उत्तर प्रदेश में थी उस वक्त 4 राज्य यहाँ से बनाने की मांग की जा रही थी। बुंदेलखंड को अलग करने की बात की जा रही थी, पूर्वांचल को अलग करने की बात की जा रही थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग करने की बात की जा रही थी। लेकिन पिछले दिनों हमने देखा न सिर्फ मायावती ने जो बयान दिया है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, जो कि मुजफ्फरनगर सीट से वर्तमान में लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने भी ये कहा कि यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बना दिया जाता है तो यहाँ पर विकास का जो कहीं ना कहीं चक्र है वो ज़्यादा तेज गति से यहाँ पर चलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश का यदि आंकलन करें हम तो यहाँ जो है किसानी का जो एक गढ़ माना जाता है, इसके साथ साथ टैक्स पेयर इतना ज़्यादा यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, उसका आधार बनाते हुए कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पर कहना यह है कि जितनी भागीदारी उनकी राज्य को आगे बढ़ाने में है उतनी भागीदारी विकास में नहीं है। और इसी को देखते हुए हमने देखा कि संगीत सोम, जो कि मेरठ की
सदना सीट से पूर्व विधायक रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के बीच जुबानी जंग भी देखने को मिली थी। लेकिन मायावती जिस तरीके से यहाँ पर अलग राज्य बनाने की बात कहती नजर आ रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, ये कहीं ना कहीं चुनाव से पहले एक माहौल बनाने की तैयारियां की जा रही है। जी बिल्कुल दिनेश, आपने मायावती ने जिस तरीके से वाकई में देखना होगा कि उन्होंने अपने चुन चुन के प्रत्याशी उतारे हैं सीट पर, तो ऐसे में माना जा रहा है कि मायावती अपनी रणनीति इस बार काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से बनाती हुई नजर आई। लेकिन अब आखिरी सवाल दिनेश ये रहेगा कि क्या आने वाले दिनों में अखिलेश यादव और मायावती का गठबंधन हो सकता है? अगर मायावती की सीटें कम आती हैं तो जाहिर तौर पर वो किसी न किसी गठबंधन के साथ जाती हुई नजर आएंगी, तो क्या वो अखिलेश यादव हो सकते हैं या एनडीए गठबंधन हो सकता है? बिल्कुल, यहाँ पर अभी जो है किसी तरीके की कोई संभावनाएं फिलहाल नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि पहले चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं, कल दूसरे चरण के मतदान हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार जीतने का दावा करके बैठी हुई है, दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडिया गठबंधन 150 सीटों पर भाजपा को रोकने की बात कर रहा है। ऐसे में तमाम घटनाक्रम घटित हो रहा है और उत्तर प्रदेश में जिस वक्त जनवरी के महीने में अखिलेश यादव की तरफ से ऑफर दिया गया था कि आप हमारे साथ हैं, ये गठबंधन में शामिल हो जाइए और सीट शेयरिंग पर बैठ करके यहाँ पर चर्चा होगी और उसी आधार पर सहमति बन पाएगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करें विशेष तौर पर तो 80 लोकसभा की सीटें आती हैं। यहाँ मुस्लिम वोट बैंक और दलित वोट बैंक की एकजुटता का कारण हमने देखा था कि 15 सीटों पर 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ गठबंधन को जीत हासिल हुई थी, बशर्ते कि कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़ रही थी और ऐसे में रायबरेली सीट जो थी वो कांग्रेस के खाते में गई थी। लेकिन यहाँ कांग्रेस पार्टी जो है इंडिया गठबंधन को लीड कर रही है। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन है, सीट शेयरिंग तय हो चुकी है। मायावती और अखिलेश यादव यदि एक साथ मिल जाते और कांग्रेस पार्टी उनके साथ सहमत होती नजर आती तो इस स्थिति में यहाँ बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती थी। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो ये कांटे की टक्कर है। हालांकि इसका देखा जाए तो थोड़ा एज भाजपा की तरफ ज्यादा है, क्योंकि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं कुछ इलाकों में यहाँ पर अभी भी प्रभावशाली है और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जिस तरीके से राम मंदिर के मुद्दे को हाईलाइटेड कर रही है, प्रोजेक्ट कर रही है, बार बार हर जनसभा में उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में हमने 500 साल से चलती आ रही लड़ाई को खत्म कर दिया है, यहाँ पर राम राज्य स्थापित करने की कोशिश की गई और उस कोशिश में हम कामयाब भी हो पाए। यानी कि साफ तौर पर निशाना जो है वोट बैंक को साधने का है। हिंदू वोट बैंक पर यहाँ लगातार कोशिशें की जा रही है कि मजबूती के साथ पकड़ बनाई जाए और यदि हिंदू वोट बैंक एकजुटता के साथ बीजेपी के सपोर्ट में आता है तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट पहुंचाएगा। लेकिन पिछले चरण के मतदान ने ये संदेश जरूर दे दिए हैं कि जीत इतनी आसान नहीं होने वाली है। मतदान प्रतिशत में जो गिरावट आई है उसने इस बात के खुले संकेत दिए हैं। जी बिल्कुल, आपने जैसे जिस तरीके से बताया, कुछ दिन पहले आकाश आनंद ने भी ये बयान दिया था। उन्होंने भी ये कहा था कि अगर भाजपा ने राम मंदिर बनवाया है तो वो भी अगर बाबरी मस्जिद बनती है तो कहीं ना कहीं उनके साथ खड़े होते हुए भी नजर आ सकते हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि मायावती जिस तरीके से ये राजनीति करते हुए नजर आ रही हैं, आने वाले दिनों में उन्होंने अभी आप देखिए राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं इसके पहले भी वो राम मंदिर की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी वो प्रियंका गांधी के साथ अयोध्या राम मंदिर जाने वाले हैं दर्शन करने के लिए। कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने भी भगवान राम की कहीं ना कहीं एक उनको लेकर एक मुद्दा जरूर उठाया था। ऐसे में माना जा रहा था कि चुनावी फायदे के लिए सारी पार्टियां कहीं ना कहीं, चाहे राम मंदिर हो, चाहे अखिलेश यादव की पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आप केजरीवाल हो, वो लोग कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि ये सारी समीकरण जो बना रहे हैं आने वाले दिनों में कितना फायदेमंद होता है इन पार्टियों के लिए, या फिर ये पार्टियां जिस तरीके से अपनी चुनाव माहौल में उतरती हुई नजर आ रही हैं, ये कितना एक दूसरे का विरोध कर पाती हैं और कौन सी पार्टी इसमें अपना परचम लहरा पाती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।